हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले अपने न्यू सब्जेक्ट को, जो कि है हमारा सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसका सब्जेक्ट कोड है BOE 305 और 405। सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन को आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में यूनिट 1 को कंप्लीट देखेंगे विथ 3 ईयर PYQs क्वेश्चन, और साथ में आपको पता है कि हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो बिना देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते अपने पहले टॉपिक की तरफ। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा व्हाट इज अ सेंसर। सब्जेक्ट का नाम है सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो सेंसर है, सेंसर होता क्या है। सेंसर बेसिकली क्या है? सेंसर एक ऐसी डिवाइस है जो हमें क्या बताती है, वो हमें फिजिकल क्वांटिटी में अगर कोई भी चेंज हो रहा है तो वो हमें बताती है। फॉर एग्जाम्पल, एसी के रिमोट आपने देखे होंगे। एसी के रिमोट जो है आजकल क्या करते हैं, रूम का टेम्परेचर भी बता देते हैं कि हाँ भाई रूम का टेम्परेचर ये है। तो इसी के रिमोट के अंदर भाई कौन सी ऐसी चीज़ है कि वो हमारे रूम का टेम्परेचर भी बता पा रहा है। तो उसके अंदर क्या है, एक टेम्परेचर सेंसर है जो क्या कर रहा है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी में चेंजेस आ रहे हैं वो उसको बता रहा है कि आपका रूम का टेम्परेचर इतना है। ठीक है, तो वो क्या है, सेंसर। अब फॉर एग्जाम्पल आपको कोई थप्पड़ मारता है तो आपकी किसी ने थप्पड़ मार दिया तो आपको दर्द होता है, तो सेंस करते हो ना आप, अपने सेंस ऑर्गन्स का यूज करके सेंस करते हो ना कि हाँ भाई थप्पड़ लगा है तो भाई मेरे को दर्द होगा। तो उसी तरीके से यहाँ सेंसर्स काम करते हैं। सेंसर्स हमें डिटेक्ट करते हैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में अगर कोई भी चेंजेस होता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि सेंसर हमारा होता क्या है। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अ सेंसर इज अ डिवाइस दैट डिटेक्ट अ फिजिकल क्वांटिटी और चेंज एंड रेस्पॉन्ड बाय प्रोड्यूसिंग एन आउटपुट। सेंसर एक ऐसी डिवाइस है जो डिटेक्ट करती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में अगर चेंज हो रहा है, उसको डिटेक्ट करती है और उसको हमें बताते कि हाँ इस फिजिकल क्वांटिटी में ये चेंज हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, आपके AC रिमोट के अंदर जो भी आप रूम टेम्परेचर आप चेक कर रहे हो, ठीक है। अब इसे इनपुट में एक फिजिकल इनपुट मिलता है, ये डिटेक्ट करता है और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अब जब आप सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में देखोगे तो हमेशा जो हमें आउटपुट में ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलेगा। मैक्सिमम टाइम आप देखोगे तो आप सोचोगे कि भाई इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ही हम आउटपुट क्यों चाहते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल अगर जब हमें आउटपुट मिलता है तो हमारे जो लॉसेज हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि भाई हमारे जो लॉसेज हैं वो बिल्कुल भी ना हो, तो इसलिए हम चाहते हैं कि जब भी हमें आउटपुट मिले वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में मिले। आई होप आपको क्लियर होगा कि सेंसर क्या है। अब बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या आता है, ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या होता है? ट्रांसड्यूसर एक ट्रांसलेटर की तरह वर्क करता है जो क्या करता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है, एनर्जी को एनर्जी में ही कन्वर्ट करता है, इसलिए इसे बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। डेफिनेशन में देख लेते हैं, अ ट्रांसड्यूसर इज लाइक अ ट्रांसलेटर दैट चेंज वन टाइप ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। ये क्या करता है, एक टाइप ऑफ एनर्जी को दूसरी टाइप ऑफ एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इसे इनपुट में भी एक एनर्जी मिलती है, फिर उसको कन्वर्ट करता है, उसको आउटपुट में भी एक एनर्जी ये हमें देता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर हमारा होता क्या है। अब इनके बीच में एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि भाई सेंसर और ट्रांसड्यूसर हमारा क्या क्या होते हैं। सेंसर क्या कहता है, डिटेक्ट चेंज इन द एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी चेंजेस आते हैं तो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं सेंसर की हेल्प से। जैसे टेम्परेचर चेंज आ रहे हैं तो टेम्परेचर सेंसर्स का हम यूज़ कर लेते हैं। कोई भी वेदर फोरकास्टिंग हम करते हैं तो उसके अंदर हम सेंसर्स का यूज़ करते हैं ताकि हम आने वाले दिनों के लिए, आने वाले डेज के लिए हम पता लगा सके कि भाई किस दिन बारिश होने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो वहाँ पे भी आप सेंसर्स का यूज़ करते हैं। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बेसिकली इसमें नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, यूजुअली गिव इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये हमेशा आउटपुट में हमें क्या देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है, जबकि ट्रांसड्यूसर हमें क्या देता है, आउटपुट में एक एनर्जी ही देता है। इनपुट में भी एक एनर्जी ही लेता है, आउटपुट में भी एक हमें एनर्जी ही देता है। एग्जाम्पल इसका टेम्परेचर सेंसर है और ट्रांसड्यूसर का हमारा माइक्रोफोन्स है। आई होप आपको क्लियर होगा कि सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर्स हमारा होता क्या है। अगर ये सेक्शन ए में 2 नंबर में आता है तो जस्ट आपको यही लिख कर आना, साथ में इसके डिफरेंसेस भी आपको लिख कर आने हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसर्स, या आप बोल सकते हैं टाइप ऑफ सेंसर, कि सेंसर को किस बेस पे किस क्लासिफाई किया गया है या कौन कौन से हमारे टाइप के सेंसर्स होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर सबसे बेसिक है, जो आप बहुत बार आपने देखा होगा, थर्मामीटर। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको फीवर होता है तो वो थर्मामीटर से चेक करके बता देता है कि आपकी बॉडी कितनी गर्म है। तो वो कैसे बता पा रहा है? अब वो ऐसे तो हाथ वाथ, तो वो तो बहुत टाइम पुराना था ऐसा कि हाथ वाथ पकड़ के बता देते कि हाँ भाई फीवर है क्या नहीं है, ठीक है। बट एक्चुअल फीवर हम जब चेक करते हैं तो ऐसे उसके अंदर क्या है कि भाई वो एकदम हमें फीवर बता देता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो गर्मी है, जो लाइक हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इतना बढ़ रहा है,
ठीक है, कैसे बता देता है? उसके अंदर क्या लगा होता है? टेम्परेचर सेंसर। उसके अंदर टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ था, जो क्या बताता है? ये बताता है कि आपकी बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि टेम्परेचर सेंसर हमारा क्या होता है। These are like thermometers that tell us how hot or some cold something is। ये बताता है कि कोई भी चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। आप किसकी हेल्प से पता लगा सकते हो? टेम्परेचर सेंसर की। ऐसा नहीं कि बस आप गर्मी का ही पता लगा सकते हो या अपनी बॉडी की हीट का ही, आप कोल्डनेस का भी पता लगा सकते हो कि कोई चीज कितनी कोल्ड है बाय यूजिंग द टेम्परेचर सेंसर। आई होप आपको क्लियर होगा। एग्जाम्पल इसका थर्मामीटर ही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लाइट सेंसर्स। अब भाई लाइट सेंसर क्या है? आजकल आप देखते हैं आपके घर के बाहर एक स्ट्रीट लाइट लगी होती है। अब पहले क्या था? पहले लोग आते थे, उसके तार वार जोड़ते थे स्ट्रीट लाइट के, बट आजकल तो ऐसा नहीं है। आजकल क्या होता है, जैसे लाइट हो जैसे हमारी क्या है, रात होती है, ऐसी लाइट हमारी जल जाती है, कोई आता भी नहीं, हमें दिखता भी नहीं। तो वहाँ हम क्या यूज़ कर रहे हैं? लाइट सेंसर का यूज़ कर रहे हैं। लाइट सेंसर क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉनिक आइस की तरह वर्क करता है। लाइट डिटेक्ट करती है, जो हमने लाइट के अंदर लाइट सेंसर का यूज़ किया है, वो डिटेक्ट करती है अपने आउटसाइड वर्ल्ड का, कि आउटसाइड वर्ल्ड में जैसे ही अंधेरा होता है वो जैसे वैसे ही जल जाती है। तो जैसे ही उसको अंधेरा लगेगा, अंधेरा डिटेक्ट होगा, तो वो क्या ऑटोमेटिकली स्ट्रीट लाइट जल जाती है। तो आई होप आपको क्लियर होगी कि लाइट सेंसर हमारा किस तरीके से काम कर रहा है। तो कोई मैजिक वगैरह नहीं हो रहा है, वहाँ हम लाइट सेंसर का यूज़ कर रहे हैं जो ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है, वह ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है डार्कनेस को भी और ब्राइटनेस को भी। सुबह होती है एकदम तुरंत बंद हो जाती है, क्यों? क्योंकि हमारे जो आउटसाइड है, आउटसाइड वर्ल्ड है, एनवायरमेंट है, वहाँ क्या ब्राइटनेस हो गई है, यानी रोशनी हो गई है। आई होप आपको क्लियर हो कि लाइट सेंसर क्या होता है। नेक्स्ट होता है हमारा एक्टिव सेंसर। एक्टिव सेंसर्स वो सेंसर होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं अपने ही सिग्नल। इसका मतलब क्या है कि उन्हें एक्सटर्नल पावर की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि हमारे फिजियो इलेक्ट्रिक गैस स्टोव या थर्मोकपल। फिजियो इलेक्ट्रिक गैस स्टोव मतलब आप देखते हो कि आजकल जो गैस आप यूज़ करते हो वो आपको लाइटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप उसको ऐसे ऑन करोगे वो तुरंत की तुरंत जल जाता है। तो वो क्या एक्टिव सेंसर है, क्योंकि आपको बाहर से एक्सटर्नल पावर कोई देने की उसे ज़रूरत नहीं है। आप उसे अगर लाइटर से जला रहे हो तो वो एक्टिव सेंसर नहीं होगा, एक्टिव सेंसर के एग्जाम्पल में नहीं आएगा। बट अगर आप वो गैस स्टोव या वो उस गैस का यूज़ कर रहे हो जो ऑटोमेटिकली जैसे आप उसको चलाओगे वो ऑटोमेटिकली ही चल जाता है, तो वो किसके एग्जाम्पल है? हमारा एक्टिव सेंसर का। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है पैसिव सेंसर। पैसिव सेंसर क्या होते हैं? वो सेंसर्स होते हैं जिनको हम एक्सटर्नल पावर देते हैं काम करने के लिए। एसी हो गया, रूम हीटर हो गया, ये सब क्या है? पैसिव सेंसर है। क्यों? क्योंकि हम इन्हें एक्सटर्नल पावर देना है काम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका टच सेंसर। टच सेंसर क्या है? मोबाइल फोन्स वगैरह टच, उसके अंदर क्या स्क्रीन कैसे चल रही है, आप टच कर रहे हो, स्क्रीन चले जा रही है, स्क्रॉल हो रही है, तो क्या क्या है इसके अंदर ऐसा स्क्रीन के अंदर? इसके अंदर हमारा टच सेंसर जो क्या कर रहा है, जैसे हम उसको टच कर रहे हैं तो वो फील कर पा रहा है कि हाँ भाई कोई मेरे पास कुछ इंस्ट्रक्शन आ रही है, तो उसके हिसाब से वो क्या करे, स्क्रोलिंग कर रहा है या कोई भी चीज़ खोल रहा है। दैट इज कॉल्ड टच सेंसर, जो आपके स्मार्टफोन्स, आजकल लैपटॉप्स, हर जगह मिलता है आपको। आई होप आपको क्लियर होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसर्स हमारे कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे EQ 2023-24 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या? डिस्कस द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर सेंसर इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। आपको बताना था कि सेंसर्स का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या क्या हो सकता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के अंदर। अब बेसिकली सेंसर्स को सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या क्या हो सकता है, आप खुद सोचो भाई। अगर कोई भी आप सेंसर्स को लगाना चाहते हो किसी भी मटेरियल के, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, तो आप क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया रखोगे? ठीक है, व्हेन यू चूज अ सेंसर फॉर एनी मशीन और प्रोसेस यू मस्ट थिंक अबाउट मैनी फैक्टर्स टू मेक श्योर इट वर्क प्रॉपरली। जब भी आप किसी भी सेंसर्स को सेलेक्ट करते हो कि हाँ हम इस मशीन के अंदर या इस प्रोसेस के अंदर ये सेंसर्स को हम यूज़ करेंगे, तो भाई आपको पता होना चाहिए कि वो सेंसर जो आप लगा रहे हो वो किस पर्पस के लिए लगा रहे हो, क्या काम के लिए लगा रहे हो, आप उस सेंसर से चाहते क्या हो। ये सब चीज़ें आपको पहले ही क्लियर होनी चाहिए सिलेक्शन करने से पहले। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया हमारे बहुत सारे होते हैं जिनके बेस पे आप किसी भी सेंसर को सेलेक्ट कर सकते हो कि हाँ इस प्रोडक्ट के लिए या इस मशीन के लिए ये सेंसर मेरा बेस्ट है। सबसे पहला आता है रेंज। रेंज का मतलब क्या है? द सेंसर शुड कवर द रेंज यू वांट टू मेजर। सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई जो मैं सेंसर यूज़ करना चाहता हूँ, जो मैं सेंसर इसके अंदर लगाना चाहता हूँ, क्या जो मेरा काम है वो ये सेंसर कर सकता है, उसकी रेंज इतनी है मेरे सेंसर्स की। तो
तो सबसे पहले आपको रेंज पता होना चाहिए। अब थर्मामीटर है, थर्मामीटर की एक रेंज है, ऐसा नहीं है कि वो हर टेम्परेचर को मेजर कर लेगा, नहीं, उसकी एक रेंज है, वो उसी रेंज के अंदर ही टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। बट अगर आपको उससे ज़्यादा टेम्परेचर को मेजर कराना है, उस रेंज से बाहर कराना है, तो आपको थर्मामीटर नहीं होगा, आपको कुछ और डिवाइस लेनी पड़ेगी जो आपके टेम्परेचर को मेजर कर सके। तो इसका मतलब है रेंज। आई होप आपको क्लियर होगा कि सबसे पहले आपको रेंज देखनी है। नेक्स्ट आपका रिस्पॉन्स स्पीड, कि भाई जो आप सेंसर लगा रहे हो अपने मटेरियल के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर या प्रोसेस के अंदर, तो आप उससे स्पीड क्या चाहते हो, कि भाई वो इमीडिएट हमें रिस्पॉन्ड करे आपका सेंसर, ये थोड़ा डिले कर दे, या मीडियम स्पीड हो। तो सबसे पहले आपको वो चीज़ भी पता होना चाहिए। उसके बेस पे आप सेलेक्ट कर सकते हो किसी भी सेंसर्स को, किसके बेस पे, उसकी स्पीड के बेस पे। थिंक ऑफ इट लाइक चूजिंग द राइट रिफ्लेक्स फॉर द जॉब, लाइक फास्ट रिस्पॉन्स, मीडियम स्पीड या स्लो स्पीड। आपको क्या चाहिए, फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए, आपको कोई ऐसा सेंसर चाहिए जिसका रिस्पॉन्स तुरंत के तुरंत आ जाए। फॉर एग्जाम्पल कोई भी इमरजेंसी बटन आप देखते हो, तो जस्ट आप उसको क्लिक करोगे तो क्या है, वो तुरंत के तुरंत फास्ट रिस्पॉन्स आ जाता है। जैसे आग वगैरह लगती है तो वहाँ इमरजेंसी बटन होता है, अगर आप उसको क्लिक करोगे तो तुरंत के तुरंत सारे अलार्म एक्टिवेट हो जाते हैं। तो वो क्या वहाँ एक ऐसा सेंसर लगा हुआ है जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है, जो बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करता है। क्या आपको ऐसा सेंसर चाहिए? क्या मीडियम स्पीड का चाहिए भाई, लाइक टेम्परेचर कंट्रोल करना है सिंपल हमें, या स्लो रिस्पॉन्स चाहिए कि हाँ ठीक है कोई नहीं, इतना हमें कोई इतना हाई फाई सेंसर नहीं चाहिए कि तुरंत के तुरंत हमें कोई दिक्कत नहीं, अगर हमें टाइम लेकर भी रिस्पॉन्ड मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो स्पीड के बेस पे आप सेलेक्ट कर सकते हो किसी भी सेंसर को। नेक्स्ट है पावर एंड कनेक्टिविटी। पावर एंड कनेक्टिविटी यानी पावर कंजप्शन कितना है, आपका जो सेंसर लेना चाहते हो उसका पावर कंजप्शन के बेस पे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक उसकी बैटरी लाइफ के बेस पे, पावर कंजप्शन के बेस पे। ठीक है, कनेक्टिविटी का मतलब वही है कि भैया वायरलेस चाहते हो, वायर्ड चाहते हो, वो सब चीज़ें। ठीक है, एक्यूरेसी, आप कितना एक्यूरेट चाहते हो कि आपको वो सेंसर जो है कितना एक्यूरेट आंसर दे। ठीक है, एक्यूरेसी के बेस पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई ये वाला जो मेरा सेंसर है ये बहुत एक्यूरेट है, तो मुझे तो यही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कॉस्ट कंसिडरेशन। आप सबसे मेन इंपॉर्टेंट आती है आपके पैसों की बात। भाई आपकी इनिशियल कॉस्ट कितनी है, आप कितने का, लाइक आपके पास कितने पैसे हैं, कितने पैसों का आप सेंसर लेना चाहते हो। आप लेना चाहते हो बहुत स्पीड हो, लो पावर कंजप्शन हो, रेंज बढ़िया हो, बट आपके पास उतने कॉस्ट नहीं है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आपको कॉस्ट कंसिडरेशन करना है, आपको देखना है कि भाई मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी हो सकती है इसमें, तो उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई हम अगर हमारे पास पैसे होंगे तो हम बढ़िया से बढ़िया ले सकते हैं, बट हमारे घर में लो बजट है तो ज़्यादा इतनी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, अपना सीधा बजट पे जाएंगे कि भाई आप हमें 1000 रुपये तक का सेंसर दे दो, जो भी हो, तो बस सिंपल ले लो वहाँ जाके, क्योंकि 1000 रुपये में आपको वैरायटी तो वो देगा नहीं, सिंपल जो होगा वो उठा के दे देगा। तो ये सेवरल क्राइटेरिया हैं जिसकी हेल्प से आप सेंसर को सेलेक्ट कर सकते हो कि मेरी इस डिवाइस के लिए ये सेंसर बेस्ट है। रेंज हो गया, स्पीड हो गया, पावर कंजप्शन हो गया, एक्यूरेसी हो गया, और कॉस्ट कंसिडरेशन हो गया। अब हम एक फ्लो डायग्राम के थ्रू समझेंगे पूरा इस फ्लो को कि भाई ये फ्लो किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले क्या है, न्यू सेंसर रिक्वायरमेंट। अब मुझे क्या है, एक सेंसर की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट आएगी तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। रिक्वायरमेंट आई, सबसे पहले हमने क्या चेक किया, एनवायरमेंटल चेक किया। एनवायरमेंट चेक का मतलब क्या है कि जो कंडीशंस हैं जिसके लिए हम सेंसर ले रहे हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड, वो कंडीशन हार्श कंडीशन है कि नॉर्मल कंडीशन है। लाइक कोई एक्सप्लोजन के लिए हम कोई सेंसर को चाहते हैं कि भाई अगर कोई भी दिक्कत हो जाए तो वो सेंसर तुरंत सेंस करे और अलार्म को एक्टिवेट कर दे, कुछ इस तरीके का हम सेंसर चाह रहे हैं। या नॉर्मल कंडीशन के लिए चाह रहे हैं कि लाइक हमें कैसा सेंसर चाह रहे हैं कि वो दिन में हमें बता दे कि हमारा टेम्परेचर, या सुबह उठते ही बता दे कि रूम का टेम्परेचर कितना है, ये दोपहर में बता दे, ऐसा चाह रहे हैं। तो लाइक इन्वायरमेंट चेक करते हैं सबसे पहले। नेक्स्ट है एक्यूरेसी नीड। एक्यूरेसी, कितना आप चाहते हो कि मेरा सेंसर एक्यूरेट आंसर दे, हाई प्रिसीजन या स्टैंडर्ड चाहिए। नेक्स्ट है पावर ऑप्शन। पावर ऑप्शन का मतलब क्या है कि बैटरी या वायर्ड, वायरलेस चाहिए कि वायर्ड चाहिए। ठीक है, ये होता है पावर ऑप्शन। नेक्स्ट फाइनल सिलेक्शन क्या होता है आपका, कंफर्म बजट या चेक कंपेटेबिलिटी। आपको पता है कि बजट आपको कंफर्म करना पड़ेगा, मेरा बजट इतना, उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, सेंसर को सेलेक्ट करना है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको पहले तो सारे सिलेक्शन क्राइटेरिया समझा के आने हैं,
और इस फ्लो डायग्राम को, फ्लो चार्ट को बना कर आना है। तो अगर आप ये फ्लो चार्ट वगैरह का यूज़ करते हो तो वहाँ क्या है, आपका जो एग्जामिनर है उस पर वो बहुत लाइक सोचता है कि हाँ भाई बच्चे को पता है, क्योंकि वो इतनी थ्योरी नहीं पढ़ सकता। तो जितना हो सके आप डायग्राम का, फ्लो चार्ट का यूज़ करें ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। आई होप आपको क्लियर होगा। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर्स। सेंसर्स तो पढ़ लिए, अब थोड़ा ट्रांसड्यूसर्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि भाई वो कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला तो इनपुट बेस्ड क्लासिफिकेशन। इनपुट बेस्ड क्लासिफिकेशन में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे ट्रांसड्यूसर्स आते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है हमारा मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर। मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या है या ये क्या होता है? ये होता है माइक्रोफोन्स। मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर के एग्जाम्पल क्या है? माइक्रोफोन्स। मतलब साउंड वेव को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। लाइक एक एनर्जी को, साउंड एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी मैकेनिकल प्रोसेस कर रहा है ये, तो इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर्स। नेक्स्ट होता है हमारा थर्मल ट्रांसड्यूसर्स। थर्मल वर्ड ही हमारा हीट से रिलेटेड है यार, यानी थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या करता है? हमारा हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, तो उसको हम बोलते हैं थर्मल ट्रांसड्यूसर्स। अब जो इनपुट बेस्ड क्लासिफिकेशन है, इसको हमने क्या बोला? थिंक ऑफ दीज लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ ईयर्स दैट लिसन टू डिफरेंट काइंड ऑफ सिग्नल्स। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स को सुन रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं इनपुट बेस्ड क्लासिफिकेशन। दो आते हैं, मैकेनिकल और थर्मल। मैकेनिकल माइक्रोफोन और थर्मल हमारा हीट से रिलेटेड यानी थर्मोमीटर। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा आता है आउटपुट बेस्ड क्लासिफिकेशन। आउटपुट बेस्ड क्लासिफिकेशन को आप समझ सकते हैं, थिंक दीज लाइक डिफरेंट वॉइस दैट स्पीक इन वेरियस लैंग्वेज, कि डिफरेंट डिफरेंट वॉइसेस डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में बोली जा रही हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आउटपुट बेस्ड क्लासिफिकेशंस। ये मैंने सिर्फ आपको याद रखने के लिए लिखा हुआ है, आप सिंपल अगर ये आता है तो जस्ट इसको लिख कर आ जाए। पहला क्या होता है? इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर्स क्या होता है? जैसे कि सोलर पैनल, वो क्या करते हैं? हमारी सनलाइट से एनर्जी को लेते हैं और उसे किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर्स। नेक्स्ट आता है हमारा मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर्स। मोटर्स। मोटर्स यानी टर्न इलेक्ट्रिसिटी इनटू मूवमेंट। इलेक्ट्रिसिटी हम देते हैं और क्या किस में कन्वर्ट करता है? वो मूवमेंट करता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हमारे मोटर्स चलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर्स। इनपुट बेस्ड क्लासिफिकेशन में दो आते हैं, मैकेनिकल थर्मल। आउटपुट में हमारे दो आते हैं, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। आई होप आपको क्लियर होगा कि इनपुट बेस्ड क्लासिफिकेशन एंड आउटपुट बेस्ड क्लासिफिकेशन हमारे कौन कौन से हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ठीक है, अब बेसिकली पोटेंशियोमीटर क्या होता है? आपने 10th-12th में पढ़ा होगी पोटेंशियोमीटर क्या होता है। वही अगर कि आपके कोई भी, अगर आपके पास बैटरी है तो इसके दोनों टर्मिनल पे जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है, जब आप ये इसके अंदर करंट फ्लो नहीं करता तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। चेंज इन ईएमएफ इज नोन एज पोटेंशियोमीटर। बट पोटेंशियोमीटर आपका ये हाँ क्या होता है सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर, तो वो हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि पोटेंशियोमीटर हमारा होता क्या है। अब आप ये डायग्राम देख रहे हो, तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है? ये हमारे पास रेसिस्टेंस है, यहाँ हमने बैटरी लगाई हुई है, यहाँ हमारे पास स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है। तो पोटेंशियोमीटर हमारी एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? रेसिस्टेंस को चेंज करते हैं। किसकी हेल्प से? स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट की हेल्प से हम रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर। अब क्या करते हैं हम? ये जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है इसको मूव करते हैं, कभी इधर करते हैं कभी इधर करते हैं, तो जिसकी हेल्प से क्या है? लेंथ में वेरिएशन आती है, कभी लेंथ बड़ी हो जाती है कभी छोटी हो जाती है। जब लेंथ छोटी या बड़ी होती है तो उसकी हेल्प से मेरा क्या होता है? मेरा जो रेसिस्टेंस है वो क्या हो जाता है? चेंज होता है। तो चेंज इन रेसिस्टेंस ही हमारा क्या कहलाता है? पोटेंशियोमीटर। अब इसमें ये जो पूरा डायग्राम है ये आपको बनाकर आना है। इसमें Vs क्या है? हमारा इनपुट वोल्टेज है। V0 क्या है? हमारा आउटपुट वोल्टेज है। Xt क्या है? ये टोटल लेंथ है, जो भी हमारी टोटल लेंथ है इसकी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्लाइडर की, स्लाइडर को आप कितना डिस्प्लेस कर रहे हो वो हमारा कहलाता है Xi। Rp क्या है? हमारा टोटल रेसिस्टेंस हमें इससे क्या मिल रहा है वो कहलाता है हमारा Rp। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि जो हमारे ये पोटेंशियोमीटर इन डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट है इसका कॉन्सेप्ट हमारा है क्या। सिंपल आपको ये याद रखना है कि हम इसकी हेल्प से क्या कर पाते हैं? अपने रेसिस्टेंस को चेंज कर पाते हैं बाय यूजिंग द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। सिंपल, अगर ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब इसके अंदर लिखा हुआ है कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है। अब पोटेंशियोमीटर इज लाइक अ वॉल्यूम नोब ऑन अ रेडियो। आपने रेडियो देखा है, रेडियो के ऊपर एक ऐसी नोब होती है ना, तो आप उसको पोटेंशियोमीटर समझ सकते हैं। इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट चेंजेस
इट्स रेजिस्टेंस व्हेन यू मूव अ पार्ट ऑफ इट लाइक अ स्लाइडर। जब भी आप उस रेडियो के जो ऊपर लगा होता है ना, नोब जो होती है, आप उसको इधर या उधर करोगे तो क्या होता है, चेंजेस होते हैं। तो इसी तरीके से पोटेंशियोमीटर में जब भी आप स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को इधर या उधर करते हो तो क्या होता है, उसके मूवमेंट की वजह से रेजिस्टेंस चेंज होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियोमीटर। ठीक है। हाउ डज इट मेजर डिस्प्लेसमेंट, अब किस तरीके से हम इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं। व्हेन यू मूव और स्लाइड द वाइपर द आउटपुट वोल्टेज चेंजेस। जैसे आप इसको स्लाइड करोगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे आप स्लाइडर कॉन्टैक्ट की हेल्प से उसको क्या करोगे, स्लाइड करोगे, तो जो आपका आउटपुट वोल्टेज है वो क्या होगा, चेंज होगा। दिस वोल्टेज टेल हाउ फार द वाइपर हैज मूव दिस इन द डिस्प्लेसमेंट। जो ये बताएगा कि आपका जो वाइपर है वो इनिशियल पॉइंट से कितना डिस्प्लेस हो चुका है, कितनी दूर जा चुका है, उसकी हेल्प से हम उसको मेजर कर पाएंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। सिंपल आप उस डायग्राम को बना के आएंगे। वैसे अब तक पूछा नहीं गया है, बट अगर आ जाता है तो सिंपल आप डायग्राम को बना के और समझा के आ जाएं। अगर मैं इसके टाइप की बात करूं तो ये दो टाइप के होते हैं, लीनियर एंड रोटेटरी। लीनियर पोटेंशियोमीटर क्या होता है, जिसमें जो वाइपर है वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा, कि भाई उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो लीनियरली होगा, तो दैट इज कॉल्ड लीनियर पोटेंशियोमीटर। रोटेटरी में क्या होगा, वाइपर जो है वो सर्कुलर मोशन में रोटेट कर सकता है, तो दैट इज कॉल्ड रोटेटरी पोटेंशियोमीटर। आई होप आपको क्लियर होगा कि ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है। ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, वैसे इसमें अब तक आया नहीं है, बट अगर आ जाता है तो आपको ये डायग्राम और ये समझा कर आना है। ठीक है। बट अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका AQ 2022-23 और 23-24 में लगातार 2 साल पूछा गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर मैं बोलूँ ना कि इस यूनिट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो वो ये टॉपिक है जो काफ़ी बहुत मैं आपको समझाऊँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है ऐसा इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एन LVDT, हाउ इट्स मेजर फॉर डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट। LVDT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी वर्किंग, आपको इसका प्रिंसिपल, सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो बेसिकली अब LVDT की अगर हम बात करें तो LVDT होता क्या है। LVDT की फुल फॉर्म है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। क्या है LVDT की फुल फॉर्म, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म है। अब LVDT बेसिकली होता क्या है, अब इसमें क्या है, LVDT फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है LVDT इज अ डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर। डिस्प्लेसमेंट समझ आता है, ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या है कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, कुछ चेंजेस कर रहे हैं, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब भी तो ट्रांसड्यूसर का यूज कर रहे हैं हम, तो LVDT क्या है, डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर है, जो क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट को किस में कन्वर्ट करता है, EMF में कन्वर्ट करता है। ठीक है। क्लियर आपको कि LVDT क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर्स। अब नेक्स्ट पॉइंट में हमारा क्या लिखा हुआ है, इट इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर दैट कन्वर्ट रेक्टिलिनियर डिस्प्लेसमेंट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये क्या करता है, रेक्टिलिनियर डिस्प्लेसमेंट को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इट इज एन मैकेनिकल मोशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, एक मैकेनिकल मोशन है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। अगर आपको ये 2 पॉइंट समझ नहीं आए तो मैं भी आपको इसकी वर्किंग समझाऊंगी, जिसकी हेल्प से आपको ये पूरा का पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। सिंपल आपको समझ आया, LVDT क्या है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। ये करता क्या है, ये एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर्स। इसका मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट को EMF में कन्वर्ट करता है। ठीक है। अब आप इसका डायग्राम देखो, डायग्राम के अंदर हमारी S1 S2 P और ये सब हैं क्या, बेसिकली ये S1 S2 क्या है, हमारी सेकेंडरी कॉइल है, P क्या है, हमारी प्राइमरी कॉइल है, और ये जो बीच में लगा हुआ है ना, ये हमारा कोर है, और ये हमने एक लिया हुआ है, लाइक एक रॉड ली हुई है, जिसकी हेल्प से हम इसके मूवमेंट कर पाते हैं, मोशन कर पाते हैं। अब आपने लाइक पढ़ा होगा आपने कि अगर हमारे पास 2 कॉइल हैं, ठीक है, हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 कॉइल हैं, यहाँ हमारा AC सोर्स है इस कॉइल में, और दूसरा हमने जो कॉइल है इसके बराबर में ही रखा हुआ है। ठीक है। अगर हम AC सोर्स अप्लाई करते हैं इस कॉइल में, तो इसके अराउंड क्या हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जिसकी वजह से दूसरी कॉइल में क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। आपने फैराडे लॉ पढ़ा होगा, तो उसमें आपने यही पढ़ा होगा, जब पहली वाली इसमें हमने मैग्नेट सोर्स दिया, AC सोर्स अप्लाई किया, तो फर्स्ट वाली हमारी जो कोर है उसमें क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दूसरी कोर में क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ। इतना तो आपको पता है ना। अगर आपको ये पता है तो आप ये समझ लीजिए कि आप ये इसका काफ़ी टॉपिक समझ चुके हैं। अब बेसिकली जो ये हमारी कोर होती है, जिसको हमने कोर बोला, ये किससे बनी होती है, ये हमारी आयरन और निकल से बनी होती है। अब ये आयरन और निकल से हमने क्यों बनाई है, ताकि हमारा
जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रांग हो सके, क्योंकि आयरन और निकल हमारा मैग्नेटिक फील्ड के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, कोर को बनाने के लिए आयरन और निकल का यूज़ करते हैं। ये जो आर्म होता है, ये आर्म हमने इसलिए लगा हुआ है ताकि हम लीनियरली मोशन कर सकें। ये हमारी S1 और S2 है। S1 और S2 हमारी सेकेंडरी कॉइल है। यहाँ से हम AC सोर्स देते हैं। P जो क्या है, P क्या है, हमारी प्राइमरी कॉइल है। अब ये जो S1 और S2 हैं, ये S1 और S2 हमने किस में रखे हुए हैं, लीनियरली लाइक सीरीज में रखे हुए हैं। ये जो हमारे S1 और S2 है ना, ये हमने सीरीज में रखे हुए हैं, बट ये इनका जो फेज है वो अपोजिट है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे दो कॉइल है S1 और S2, ये दोनों ठीक है, समझ आए कि एक केरा और एक केरा दोनों सीरीज में है, बट इनका जो फेज होते हैं, जो S1 और S2 जो हमारी सेकेंडरी कॉइल है, इनके जो फेज होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। फेज अलग अलग होने का मतलब क्या है कि अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये क्या होता है, हमारा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारा नेट ईएमएफ आता है वो क्या होता है, अगर हमारा ईएमएफ इसमें S1 है और इसमें ES2 है, तो हमारा नेट ईएमएफ जो आता है इसका वो क्या होता है, ES1 माइनस ES2। क्लियर है आपको? तो यहाँ से हमारा अगर आपका नेट ईएमएफ निकालना हो तो ES1 माइनस ES2, ठीक है, या E1 माइनस E2, ये आपका यहाँ से निकलता है, क्योंकि ये हमारी S1 और S2 दोनों सेकेंडरी कॉइल सीरीज में रहती हैं, बट इनके जो फेजेस हैं वो क्या रहते हैं, अलग रहते हैं। एंटी क्लॉकवाइज रहेगा और एक क्लॉकवाइज रहेगा। तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये सब क्या था, ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी। तो ये कंस्ट्रक्शन पूरी आपको ये डायग्राम बता के आना है कि हमारी दो सेकेंडरी एक कोर है जो निकल और आयरन से बनी हुई है, एक हमने आर्म लिया हुआ है जो लीनियरली मोशन करता है, दो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल है S1 और S2, P क्या है, हमारी प्राइमरी कॉइल है, ठीक है, अंदर क्या हमारे इंसुलेटिंग फॉर्म है, यहाँ हमारा क्या है, AC इनपुट वोल्टेज हम यहाँ से अप्लाई करते हैं। अब ये जो पूरी थ्योरी है ये मैंने यहाँ लिखी हुई है, जो मैं आपको भी पढ़ के बता देती हूँ। प्राइमरी वाइंडिंग क्या, अ कॉइल प्लेस इन द सेंटर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ये जो ट्रांसफॉर्मर है इसके सेंटर में रखा हुआ है हमारा क्या, प्राइमरी कॉइल, जो कि ये रहा प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। excited by AC source which produce a flux in the air gap and voltage are induced in the secondary winding। ये जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, हम इसमें क्या दे रहे हैं, AC सोर्स दे रहे हैं, जिसकी हेल्प से जो है इसमें फ्लक्स इंड्यूस्ड हो रहा है। जो हमारे ये गैप है ना, इसमें हमारा फ्लक्स इंड्यूस्ड हो रहा है, जिसकी हेल्प से हमारा S1 और S2 में जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैं इसमें क्या हो रहा है, वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रहा है। क्लियर है आपको कि ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसका काम क्या है, ये हमारे सेंटर में रखी हुई है। AC सोर्स देते हैं तो फ्लक्स प्रोड्यूस करती है एयर गैप्स में, जिसकी हेल्प से इन दोनों में हमारा वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2 सेकेंडरी वाइंडिंग जो हमारी S1 और S2 है, वो क्या है, हमारे सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब है कि दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो सेम है। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हमारे S1 में है तो n नंबर ऑफ टर्न्स हमारे S2 में है। आइडेंटिकल कॉइल प्लेस सिमेट्रिकल ऑन आइदर साइड ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग, इट इज इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स, जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट है हमारे मूवेबल सॉफ्ट आयरन कोर जो हमने बीच में रखी हुई है, जो कैसी है, सिलेंड्रिकल कोर मेड बाय द हाई परमेबिलिटी सॉफ्ट आयरन, जो मैंने आपको बताया कि सिलेंड्रिकल शेप में बीच में रखी हुई है, जिसकी हाई परमिटेबिलिटी है, जो कि हमारे सॉफ्ट आयरन, निकल और आयरन से बनी हुई है, ठीक है। निकल और आयरन से हमने इसलिए यूज़ किया है ताकि हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स को, मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सके, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। फ्री टू मूव इनसाइड द होलो कॉइल, ये जो हमारी कोर है ऐसा नहीं है कि हाँ स्टक हो गई है या यहाँ ये बांध दी गई है, ये इधर भी मूव कर सकते हैं, इधर भी मूव कर सकते हैं, ऊपर भी नीचे भी, ये मूवेबल कॉइल है, कहीं पे भी मूव कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका AC एक्साइटेड सोर्स। AC एक्साइटेड सोर्स हम हमेशा कहाँ से दे रहे हैं, यहाँ प्राइमरी कॉइल्स में हम AC को इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट में क्या लिखा, द सेकेंडरी वाइंडिंग आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट रिजल्टेड आउटपुट इज द डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज ऑफ टू वाइंडिंग। जो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग इस तरीके से कनेक्ट की गई है, जो हमारा आउटपुट मिलेगा वो उन दोनों के बीच का क्या मिलेगा, वोल्टेज डिफरेंस मिलेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जैसे कि ये वाला था, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, वोल्टेज डिफरेंस मिलेगा। The LVDT is placed inside the stainless steel housing because it provide electromagnetic shielding। ये LVDT को हम प्लेस करते हैं किसके अंदर, स्टेनलेस स्टील के अंदर, क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करता है, हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग प्रोवाइड करता है। आई होप आपको क्लियर होगा। ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन,
जो अभी तक मैंने आपको बताई ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन आती है तो आपको ये जो सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये सब चीज़ें आपको क्या कर लिखकर प्रॉपरली आनी है। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? सिंस द वर्किंग इज प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर इज सप्लाई विद एसी सोर्स, इट प्रोड्यूस एन अल्टरनेटिव फ्लक्स इन द कोर विच इज टर्न लिंक विद द सेकेंडरी वाइंडिंग। अब थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं कि भाई ये इतना सारा जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ क्या है। एस वन एन एस टू प्रोड्यूस ईएमएफ ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मर एक्शंस। अब आपने इसका नाम देखा, इसका नाम है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। इसके लास्ट में ट्रांसफॉर्मर आ रहा है। आपने कभी सोचा कि ट्रांसफॉर्मर इसमें हमने क्यों यूज़ करा है? क्योंकि आपको पता है ये जो फिनोमेना जो मैंने अभी आपको बताया था, ये वाला फिनोमेना दो कॉइल का, कि हम अगर इस कॉइल में एसी सप्लाई देते हैं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से हम दूसरी कॉइल में, कॉइल नंबर 2 में मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। तो ये हमारा जो प्रिंसिपल है वो किसका है? ट्रांसफॉर्मर का। तो ये प्रिंसिपल यहाँ पे भी अप्लाई होता है, तो इसलिए हमने जो इसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर रखा हुआ है, LVDT। अब जो इसका प्रिंसिपल है वो फैराडे लॉ पे बेस्ड है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो चेंज इन EMF, ये जो सब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो किसका प्रिंसिपल है? फैराडे लॉ ही तो है ये। अब ये जो इतनी कहानी मैंने अभी आपको पढ़ के बताई है, सिंपल मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू पूरे समझाना चाहूँगी कि जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है ये है क्या। ये हमारा प्राइमरी कॉइल है जहाँ हम AC सोर्स को अप्लाई करते हैं। दो कॉइल्स है हमारी, जब हम AC सोर्स को इसमें अप्लाई करेंगे तो इसकी हेल्प से यहाँ हमारे इसमें क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा तो आपको पता है कि हमारा जो नेट EMF होगा वो, जो इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज होगा वो ES1 माइनस ES2 होगा। अब ये जो कोर है जो हमने बीच में रखे हुए सिलेंड्रिकल कोर, ये आपको पता है ये मूवेबल है, इसको हम ऊपर भी कर सकते हैं नीचे भी कर सकते हैं। तो उसकी 3 कंडीशन है कि कोर एट सेंटर, अगर ये जो हमारी कोर है ये सेंटर में रखी हुई है तो हमारा जो ES1 और ES2 यानी EMF जो हमारे S1 और S2 में प्रोड्यूस हो रहा है वो सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि वो बीच में है। तो फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स जितना यहाँ हमारा जनरेट हो रहा है उतना ही हमारा फ्लक्स सेकेंडरी में होगा, इतना ही हमारा प्राइमरी में होगा और इतना ही हमारा सेकेंडरी में होगा। तो यहाँ जो नेट EMF नेट वोल्टेज आएगा वहाँ क्या आएगा? हमारा 0 आएगा। क्लियर है आपको? नेक्स्ट आपका क्या, अगर जो आपकी जो कोर है वो लेफ्ट की तरफ ज़्यादा है, यानी हमने ऊपर उठा दिया, ES1 की तरफ ज़्यादा है, तो हमारा जो वोल्टेज नेट V आउटपुट है, V आउट है, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि EMF इसमें जल्दी ज़्यादा जनरेट होगा। ऐसे अगर वो ES2 की तरफ ज़्यादा रहेगा कोर, हम नीचे की तरफ उसे मूव करेंगे तो हमारा जो V आउटपुट है वो हमारा कैसे आएगा? नेगेटिव आएगा। आई होप आपको क्लियर होगा कि भाई ये जो हमारे वर्किंग प्रिंसिपल है ये हमारा इसका है क्या। ठीक है, पहले तो आपको ये तीनों कंडीशन समझा कर आनी है, ये डायग्राम बना के आना है, बताना है फैराडे लॉ पे बेस है। और ये जो इतनी सब चीज़ें ये मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाई थी कि वर्किंग प्रिंसिपल प्राइमरी वाइंडिंग, वो सब यही है कि हम प्राइमरी जो वाइंडिंग्स होती है उसमें हम AC सोर्स को अप्लाई करते हैं जिसकी हेल्प से हमारा क्या होता है? अल्टरनेटिव फ्लक्स जनरेट होता है कॉइल के अंदर। और ये सब जो सब मैंने आपको बताया ये सब आपको अच्छे से इसके अंदर लिख कर आना है। ठीक है, ये 3 कंडीशन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको इसके अंदर लिख कर ही आनी है। अगर मैं इसके एडवांटेजेस की बात करूं तो हाई आउटपुट और हाई सेंसिटिविटी है। ठीक है, लो पावर कंजप्शन होता है जो कि बहुत अच्छा इसका एडवांटेजेस है, जिसकी वजह से हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो वेरी हाई डिस्प्लेसमेंट इज़ रिक्वायर्ड। जब आपको डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है जिसकी हेल्प से हमें कभी कभी इतना डिस्प्लेसमेंट नहीं होता तो हमें इसे यूज़ करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है। द परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रांसड्यूसर गेट अफेक्टेड बाय द वाइब्रेशन। अगर वाइब्रेशन होती है तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाती है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि LVDT हमारा है क्या। LVDT क्या है? हमारा डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर, जो क्या करता है? हमारा डिस्प्लेसमेंट को EMF में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब प्रॉपर इसकी वर्किंग को आपको एक्सप्लेन करके आना है, इसको पूरा एक्सप्लेन करके आना है कि भाई हम इसमें जब AC सोर्स को अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से इसमें क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है फैराडे लॉ की वजह से, जिसकी हेल्प से हमें क्या मिलता है? नेट EMF मिलता है। ES1 माइन EMF इसके अंदर जनरेट हो जाता है। क्लियर है आपको? ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है आया AKTU 2022-23 में। तो क्वेश्चन है क्या? हाउ डू यू मेजर स्ट्रेन विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर्स, आल्सो राइट द वेरिएशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रेन गेज। आपको बताना है कि आप स्ट्रेन को किस तरीके से मेजर करते हैं स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर से और उसकी वेरियस कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करना है।
बेसिकली अगर मैं स्ट्रेन की बात करूं, ये जो वर्ड स्ट्रेन है, गेज की तो हम बाद में बात करेंगे। स्ट्रेन वर्ड का मतलब है क्या? लाइक आपके पास से कोई रबड़ की चीज़ है, रबड़ का एक मटेरियल है, ठीक है, एक रबड़ का आपके पास मटेरियल है। आपने क्या करा, इसको यहाँ से भी फोर्स लगाया, यहाँ से भी फोर्स लगाया, तो क्या हो गई, ये स्ट्रेच हो गई, इसकी जो लेंथ है वो बढ़ गई। जैसे आपने उसको इधर से खींचा, इधर से खींचा, वो बड़ा हो गया। रबड़ जैसे आप खींचते तो लंबी हो जाती है ना, तो इसके क्या है, इसकी लेंथ बढ़ गई। लेंथ तो इसकी बढ़ गई, बट एरिया क्या हो गया, इसका एरिया कम हो गया। तो क्या हुआ यहाँ, चेंज इन डायमेंशन, जो इसकी डायमेंशन में चेंज आया उसको ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन। अभी जो डायमेंशन में चेंज आया है, ठीक है, चेंज इन डायमेंशन हमारा कहलाता है स्ट्रेन। अब ये जो स्ट्रेन के डायमेंशन के अंदर चेंज आया, अब इसको मेजर करने के लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई तो चीज़ होनी चाहिए जिसकी हेल्प से हम मेजर कर सकें कि हमारे जो मटेरियल में जो डायमेंशन में चेंज आया है वो कितना आया है। तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है, स्ट्रेन गेज, जो क्या करता है, हमें मेजर करता है कि हमारे मटेरियल के अंदर कितना डायमेंशन में चेंज आया है। आई होप आपको क्लियर होगा कि स्ट्रेन गेज हमारा होता क्या है। स्ट्रेन गेज हमारे एक पैसिव ट्रांसड्यूसर होता है। पैसिव ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या है कि हमें इसे एक्सटर्नल पावर देनी पड़ती है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा कि स्ट्रेन ट्रांसड्यूसर्स स्ट्रेन गेज हमारा होता क्या है। तो अब इस डेफिनेशन को आप देख लो। स्ट्रेन गेज इज अ वेरी थिन पीस ऑफ मेटल, फॉइल और वायर अरेंज इन अ जिगजैग पैटर्न। व्हेन यू स्ट्रेच और कंप्रेस इज इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस चेंज। जैसे आप उसको कंप्रेस करोगे या खींचोगे या दबाओगे तो उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस क्या होगा, उसका चेंज हो जाएगा। वही कहलाता है हमारे स्ट्रेन गेज। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी रबड़ को अगर हम खींचते हैं तो उसकी लेंथ तो बढ़ जाती है बट एरिया कम हो जाता है, तो उसके डायमेंशन में जो भी चेंज आया उसको मेजर करने के लिए हम स्ट्रेन गेज का यूज़ करते हैं। अगर मैं बताऊं तो स्ट्रेन गेज का जो डायग्राम है वो इस तरीके से है। यहाँ हमारा गेज रेसिस्टेंस वायर होता है, ये गेज बैकिंग है। अगर आपको इसका डायग्राम बनाता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। ये डायरेक्शन, ये जो लीनियर है, ये क्या बताती है कि स्ट्रेन की डायरेक्शन हमारी क्या है, ठीक है। अब ये जो डायग्राम है ये क्या है हमारा, ये इसी का ही डायग्राम है। किसका डायग्राम है, स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर। स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर्स के अंदर हम व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम R1, R2, R3 तीनों रेसिस्टेंस होते हैं। ये हमारी बैटरी है, ये हमारा वोल्टेज है, और एक रेसिस्टेंस से हम क्या कर लेते हैं, स्ट्रेन गेज को कनेक्टेड कर लेते हैं। और ये हमारा क्या बताता है कि हमारी डायमेंशन में कितना चेंज आया, उसको मेजर करके हमें देता है आउटपुट कि भाई हमारा ये आउटपुट आया है। स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर्स इज अ प्रिसीजन मेजरमेंट डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल डिफॉर्मेशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये क्या करता है, ये मैकेनिकल जो भी डिफॉर्मेशन हो रहा है, कोई भी चीज़ कंप्रेस हो रही है, कोई भी चीज़ स्ट्रेच हो रही है, उसको किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अलाउ अस टू मेजर स्ट्रेन इन मटेरियल अंडर स्ट्रेस। हम किसको मेजर कर पाते हैं, स्ट्रेन को मेजर कर पाते हैं अंडर द स्ट्रेस। क्लियर आपको। स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर्स क्या करता है, हमें ये बताता है कि जो भी डिफॉर्मेशन हो रहा है उसे किस में कन्वर्ट करता है, पहली बात तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और हमें वो डिफॉर्मेशन बताता है कि डिफॉर्मेशन हमारे इतना हो रहा है। और इसके अंदर हम किसका यूज़ करते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज़ करते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। अब देख लेते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल। इसका बेसिकली वर्किंग प्रिंसिपल हमारा है क्या, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल में क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ कंडक्टर इज स्ट्रेच और कंप्रेस्ड। इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि कोई भी मटेरियल को जब भी आप कंप्रेस्ड कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो, इट्स इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस चेंज। जो उसका रेसिस्टेंस होगा वो चेंज ऑब्वियसली हो गया, क्योंकि उसकी लेंथ तो बढ़ गई है बट उसका एरिया कम हो गया, तो उसका जो रेसिस्टेंस है वो चेंज होगा प्रोपोर्शनल टू द डिफॉर्मेशन। जो रेसिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल होता है डिफॉर्मेशन के। डिफॉर्मेशन का मतलब है कि उस मटेरियल के अंदर कितना डिफॉर्मेशन हो, कितनी उसकी शेप के, कितना साइज से, कितना लेंथ, कितना एरिया के उसके अंदर डिफरेंसेस आया एक्चुअल से, ठीक है। कि आपने उसको खींच दिया, उसकी लेंथ कितनी बढ़ गई है, ठीक है, उसका एरिया कितना कम हो गया है, तो उसके अंदर कितना डिफॉर्मेशन हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके रेसिस्टेंस के। जितना डिफॉर्मेशन होगा उतना ही उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, चेंज होगा। दिस चेंज इन रेसिस्टेंस इज मेजर एंड कन्वर्टेड इनटू स्ट्रेन वैल्यू। इसको हम क्या करते हैं, ये जो चेंज हो रहा है रेसिस्टेंस के अंदर, इसको हम मेजर करते हैं और कन्वर्ट करते हैं कि स्ट्रेन वैल्यू के स्ट्रेन वैल्यू में, कि भाई ये जो हमारा डिफॉर्मेशन है या ये जो हमारा चेंजेस है वो इतना हुआ है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा कि स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर हमारा होता क्या है। की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो पहले आते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, जिसके अंदर इसका जो साइज है वो स्मॉल होता है, लाइट वेट होता है, जो इसका मटेरियल है वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है।
इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये हाई सेंसिटिविटी होता है, लो पावर कंजप्शन करता है और इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो क्या होता है, फास्ट होता है। एक्यूरेसी की बात करें, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो एक्यूरेसी इसकी काफ़ी अच्छी रहती है और टेम्परेचर रेंज इसका -200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस रहता है प्लस का। एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक की अगर मैं बात करूं तो ये वाटर प्रूफ ऑप्शन भी इसके अंदर अवेलेबल होता है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी होता है, कोरोजन से ये हमें प्रिवेंट करता है, कोरोजन यानी जो भी जंग वगैरह होता है उससे हमें ये प्रोटेक्शन कर देता है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि स्ट्रेन गेज, ट्रांसड्यूसर और स्ट्रेन गेज हमारा होता क्या है, ठीक है। और आप याद रखें ये पैसिव ट्रांसड्यूसर होता है क्योंकि हम इसमें एक्सटर्नल पावर देते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हाउ डज इट वर्क, ये किस तरीके से काम करता है। ये पूरा मैंने इसकी वर्किंग लिखी हुई है। सबसे पहले स्टिक इट ऑन, इसका मतलब क्या है, यू ग्लू द स्ट्रेन गेज फर्मली टू द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट यू वांट टू मेजर। अब आपको कोई भी लाइक जैसे मेटल बीम है, आपको उसके अंदर चेक करना है, स्ट्रेन गेज की हेल्प से चेक करना है कि उसके अंदर कितने रेसिस्टेंस में कोई भी चेंज हुआ है या जो भी चेंज इन डायमेंशन उसकी चेक करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी स्ट्रेन गेज है उसकी सरफेस पे ऐसे उसको खड़ा कर दोगे, स्टिक कर दोगे। देन आप क्या करोगे, फोर्स अप्लाई करोगे। जब आपने करा, जब आपको उसको बेंड करना है, स्ट्रेच करना है, कंप्रेस करना है, आपको जो भी फोर्स अप्लाई करनी है आप वो फोर्स अप्लाई करोगे। फोर्स अप्लाई की, उसकी हेल्प से क्या हुआ, लेंथ के अंदर चेंज हुआ, या तो लेंथ आपकी बड़ी हो जाएगी, लेंथ पतली हो जाएगी, कुछ भी जो भी चेंजेस हुआ वो आपने कर लिया। एज ए स्ट्रेन गेज स्ट्रेच इट वायर गेट लॉन्गर, जब आप उसको स्ट्रेच करोगे तो उसकी जो वायर है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। थिनर विच इंक्रीजेस इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, क्योंकि जब आप उसको खींचोगे तो उसकी जो लाइक मोटाई है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पतलाई, लाइक वो पतला हो जाएगा वायर। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसको जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप स्ट्रेच करते हो तो रेसिस्टेंस बढ़ता है, कंप्रेस करते हो तो रेसिस्टेंस कम होता है। फिर जो भी रेसिस्टेंस के अंदर चेंज हो, जब लेंथ चेंज हुई तो ऑब्वियस है कि रेसिस्टेंस चेंज होगा। तो आपको क्या करना, जो भी आपकी स्ट्रेच कंप्रेस करने से जो भी रेसिस्टेंस चेंज हुआ आप उसको मेजर करोगे। लास्ट में क्या कर दोगे, जो भी वैल्यू आई है उसको एक स्ट्रेन वैल्यू में कन्वर्ट कर दोगे। द चेंज इन रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड हाउ मच द मटेरियल गेट स्ट्रेन। आपको पता है कि डायरेक्टली इसका जो रिलेटेड होता है यही होता है कि आपने डिफॉर्मेशन उसके अंदर कितना किया, आपने उसको कितना स्ट्रेच किया, कितना कंप्रेस किया। ये पूरा इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है जो मैंने मेटल बीम के ऊपर आपको बताया कि मेटल बीम के ऊपर हम किस तरीके से उसके रेसिस्टेंस को जो चेंज हुआ उसको किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर इसकी वर्किंग आती है तो आपको इसी तरीके से इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करके आना है। सबसे पहले हम उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको स्टिक करते हैं, देन अप्लाई करते हैं फोर्स। फोर्स की वजह से कुछ लेंथ में चेंजेस आते हैं, लेंथ में चेंजेस आए तो रेसिस्टेंस में चेंजेस आए, रेसिस्टेंस में चेंज आए तो हम क्या करेंगे, उसको मेजर करके कि स्ट्रेन वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो कि हमारे AKTU 2022 से इसमें पूछा गया था। तो ये जो आपका क्वेश्चन था ये आपका है क्या, डिस्कस द वर्किंग प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ फिजियो इलेक्ट्रिक सेंसर्स इन प्रेशर मेजरमेंट। आपको फिजियो इलेक्ट्रिक सेंसर्स की एप्लीकेशन, उसके प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना था। अब बेसिकली ये फिजियो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर या फिजियो इलेक्ट्रिक सेंसर्स ये होते क्या है, तो पहले इसको भी भाई देख लेते हैं कि फिजियो इलेक्ट्रिक सेंसर या फिजियो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स हमारा क्या होते हैं, ठीक है। अब इसको भी मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको प्रॉपर समझाऊंगी जिसकी हेल्प से आपको ये प्रॉपर समझ आ जाएगा। अब फिजियो इलेक्ट्रिक सेंसर्स आप इस डायग्राम के थ्रू समझो। तो ये जो हमारा है ये क्या है, हमारा फिजियो इलेक्ट्रिक मटीरियल है, ठीक है। ये क्या हमारा फिजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, हमने इसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से फोर्स लगाएंगे, ठीक है। ये जो मटेरियल है इसमें हम फोर्स लगाएंगे। जब हमने फोर्स लगाई तो भाई इसके अंदर जो चार्जेस थे वो बैलेंस थे। फोर्स लगाने से पहले अगर मैं इस टाइम बात करूँ, फोर्स नहीं लगी हो तो इस टाइम जो इसके अंदर के चार्जेस हैं फिजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के अंदर जो भी मटेरियल है इसके तो चार्जेस है वो भी बैलेंस है। जैसे हम ऊपर और नीचे से फोर्स लगाएंगे तो इसके जो चार्जेस हैं वो क्या हो जाएंगे, इम्बैलेंस हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। सारे पॉजिटिव चार्ज इस साइड आ जाएंगे, सारे नेगेटिव चार्ज हमारे इस साइड आ जाएंगे। तो ये जो हमारे जो चार्जेस एक्यूमुलेट हो गए इनकी वजह से क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर जनरेट हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं फिजियो इलेक्ट्रिक
फिजियो इलेक्ट्रिक सेंसर ये क्या करता है, हमारे प्रेशर को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। जैसे ही हमने यहाँ प्रेशर लगाया, जैसे ही हमने यहाँ फोर्स लगाई, जिसकी हेल्प से हमारे जो चार्जेस है वो इम्बैलेंस हो गए और वो एक्यूमुलेट हो गए, जिसकी वजह से हमारी क्या हुई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। इसी को हम बोलते हैं फिजियो इलेक्ट्रिक सेंसर्स। आई होप आपको क्लियर होगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है लाइट गैस बर्नर। जो लाइट गैस बर्नर है, जस्ट आप उसको क्या करते हो, उस पर फोर्स लगाते हो ना, आप जैसे उसके अंदर फोर्स लगाओगे तो ऑटोमेटिकली वो चल जाता है, वो बर्न हो जाता है। तो वो किसका एग्जाम्पल है, फिजियो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का। जैसे आप फोर्स लगाओगे वो प्रेशर को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि फिजियो इलेक्ट्रिक सेंसर्स हमारे होते क्या है। अब इसके अंदर लिखा हुआ क्या है, अ फिजियो इलेक्ट्रिक सेंसर इज अ स्पेशल डिवाइस दैट कन्वर्ट प्रेशर इनटू इलेक्ट्रिसिटी। एक ऐसी डिवाइस है, स्पेशल डिवाइस है जो क्या करते हैं, प्रेशर को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है। फिजियो का मतलब क्या है, कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग प्रेस और स्क्वीज। फिजियो का मतलब है प्रेस करना या किसी चीज को स्क्वीज करना। When you press or squeeze certain material that generate a tiny electric charge, जब भी आप किसी मटेरियल को प्रेस करोगे या इसके अंदर फोर्स लगाओगे, स्ट्रेस करोगे, स्क्वीज करोगे, तो इसके अंदर क्या होगी, इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हो जाते हैं, जिसकी हेल्प से हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। आई होप आपको क्लियर होगा कि फिजियो इलेक्ट्रिक सेंसर्स हमारे क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, ये देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, स्पेशल मटेरियल इनसाइड। इनके अंदर एक स्पेशल टाइप का सेंसर रहता है जिसको हम बोलते हैं फिजियो इलेक्ट्रिक मटीरियल, ठीक है, जिसकी हेल्प से क्या करता है, ये प्रेशर को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर पाता है। यू अप्लाई प्रेशर। सबसे पहले आप क्या करोगे, उसको कंप्रेस करोगे, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे। जैसे आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो क्या करेगा, इम्बैलेंस हो जाएगा चार्जेस, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करेगा। देन मेजर द वोल्टेज। जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी तो ऑब्वियस है कि वोल्टेज आपको मेजर करना पड़ेगा। तो सेंसर्स क्या करते हैं, वोल्टेज को मेजर करते हैं। उसके बाद कन्वर्ट करते हैं प्रेशर को। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज हमें मिलेगा, कम प्रेशर लगाओगे तो कम वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। डिस्प्ले और यूज द डेटा। आप क्या करोगे, जो भी डेटा आया है उसको जस्ट डिस्प्ले करोगे। द सेंसर सेंड द इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू अ डिस्प्ले और सिस्टम दैट शो प्रेशर रीडिंग। जो सेंसर्स है जिससे आपने कनेक्ट किया हुआ है किसी भी डिस्प्ले है, किसी भी सिस्टम पे, वो क्या कर देता है, उस पर प्रेशर की रीडिंग शो कर देता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि फिजियो इलेक्ट्रिक सेंसर्स हमारे होते क्या हैं। अगर मैं बात करूँ इनके एप्लीकेशंस की, ये तो ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होते हैं, जहाँ हम क्या करते हैं, प्रेशर इन इंजन और फ्यूल सिस्टम जो होते हैं ना, उसके अंदर हम इनका यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल मशीन्स के अंदर यूज़ करते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट, एरोस्पेस, इन सब के अंदर हम फिजियो इलेक्ट्रिक सेंसर्स का यूज़ करते हैं, जो क्या करता है, हमारा प्रेशर को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा फिजियो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। फिजियो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर सेम फिजियो इलेक्ट्रिक सेंसर्स की तरह है। हमारे पास एक फिजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, ऊपर से हम फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी हेल्प से जो चार्जेस है वो क्या होता है, इम्बैलेंस हो रहे हैं। जो चार्जेस इम्बैलेंस हो रहे हैं तो इसके अंदर क्या मिल रहा है, हमें आउटपुट में एक वोल्टेज मिल रहा है। अब जो आप फोर्स लगा रहे हो, आपने यहाँ प्रेशर तो मेजर कर लिया फिजियो इलेक्ट्रिक सेंसर्स के अंदर, बट आप जो यहाँ फोर्स लगा रहे हो, आपको अगर आपको वो मेजर करना है कि जो आपने फोर्स लगाई है वो कितनी है, या अगर आपने स्ट्रेस लगाया ऊपर तो वो कितना है, आपने इसे कंप्रेस किया है तो वो कितना है, तो वहाँ आप किसका यूज़ करते हो, फिजियो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का यूज़ करते हो। फिजियो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर आपका क्या करता है, फिजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल ट्रांसड्यूसर यूज फॉर फोर्स मेजरमेंट। आपको अगर फोर्स को मेजर करना है कि आपने जो फोर्स है उस क्रिस्टल या उस फिजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल पे कितनी फोर्स लगाई है, तो आप किसका यूज़ करोगे, फिजियो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का यूज़ करोगे। जिसका चार्जेस, अगर आपको चार्जेस निकालना है कि चार्जेस आपके कितने इंबैलेंस हुई है, उसका क्या है, तो Q इक्वल टू D इंटू एफ। डी क्या है हमारा चार्ज सेंसिटिविटी, और फोर्स क्या है, आपने उसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई किया। सिंपल ये क्या है हमारा फिजियो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स। फिजियो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स का जो डायग्राम है वो आप फिजियो इलेक्ट्रिक सेंसर्स अगर आता है तो उसके अंदर भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि इसका ही सब पार्ट होता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि भाई ये जो हमारा है फिजियो इलेक्ट्रिक, ये करता क्या है या ये होता क्या है। यहाँ ये हमारी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होती है। यहाँ हमने यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट देखा विथ 3 ईयर PYQs क्वेश्चन, और साथ ही हमने सारे टॉपिक्स को कवर किया है। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाके हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं, और आने वाले टाइम पे हम कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।